Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा बिहार स्पेशल की क्लास शुरू कर दी गई है। और बिहार स्पेशल में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के हर टॉपिक से जुड़े हुए संभावित क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक आज जो हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें 16 महाजनपद और मगध राज्य का उत्कर्ष, ये दो चीज़ें हमें अच्छे से देखना है। और एंशियंट के बाद हम लोग मेडुअल के बाद हम लोग मॉडर्न, सारे चैप्टर के हम लोग संभावित क्वेश्चन देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना होने पाए। ठीक है, इससे पहले हमने जो है पाषाण काल बिहार के संदर्भ में और ताम पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जाना था। आज हम 16 महाजनपद और मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे, वो भी खास करके बिहार स्पेशल के अंतर्गत, क्योंकि बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी निर्णायक साबित होता है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एग्जाम में फिर फेल होना तय है। इसीलिए हमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें अधिकतम सही करने हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपकी रेगुलर क्लास चलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग बिहार का एक बार मैप देखेंगे, 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर स्थित थे, पहले हम उसको देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम 16 महाजनपदों का मानचित्र देखें तो 16 महाजनपद ये आप देख सकते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर थे। और बिहार में 3 थे, कौन कौन से? वज्जी, अंग और मगध। ठीक है, बाकी आप देखिए अस्मक महाजनपद दिए महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे था, जो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। तो महाजनपद काल हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो हमें 3 महाजनपद केवल याद रखना है जो बिहार में थे, वज्जी, अंग और मगध। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में फैला हुआ था। ठीक है, बाकी आप देखिए जयपुर में मत्स्य महाजनपद, चेंदी बुंदेलखंड में, अवंती उज्जैन में, काशी बनारस का क्षेत्र है, और कौशल जो अयोध्या का क्षेत्र है, श्रावस्ती का क्षेत्र है, पांचाल बरेली का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र दिल्ली, सूरसेन मथुरा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका है कम्बोज और यह है गंधार। तो ये सारे महाजनपद, ये दोनों महाजनपद पाकिस्तान में, तो सारे महाजनपद 16 महाजनपद हैं और इनके बारे में ही हमें अध्ययन करना है। लेकिन हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वज्जी, अंग और मगध ये महाजनपद बिहार के परिप्रेक्ष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम कोई चीज़ मैप के थ्रू देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है कि सबकी लोकेशन हमें पता चल जाती है। तो अगर हम उस आधार पर पढ़ाई करते हैं तो हमें कम समय में अधिक चीज़ हम अचीव कर सकते हैं और हम चीज़ों को अधिक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मैप के थ्रू बताया जाए, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किस क्षेत्र के लिए किया गया है? बिहार के 3 जिले दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा जिला है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है? तो ये है आपका बक्सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बक्सर को जो है रामायण में मलद और करुणा के नाम से पुकारा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी स्पेशल के इतिहास से जोड़ के आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपके गलत ना होने पाए। ठीक है, तो एक तरह का ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है? विदेह के राजा जनक थे और जनक की पुत्री थी सीता, इसीलिए सीता को वैदेही कहा जाता था, वो विदेह की रहने वाली थी। तो विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये यजुर्वेद में हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहली बार विदेह का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का बिहार का सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन था? विदेह था। ठीक है, तो मिथिला के क्षेत्र में ही जो है विदेह राज पड़ता है। ये बिहार के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, नेपाल के बॉर्डर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है,
बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? ठीक है, तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था, आपको याद रखेगा, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित हैं? ठीक है, तो वर्तमान बिहार क्षेत्र की अगर बात किया जाए कितने महाजनपद स्थित हैं, तो 3 महाजनपद स्थित हैं। कौन कौन से? मगध, अंग और वज्जी। ठीक है, मल्ल महाजनपद यूपी के साथ साथ बिहार में था, मल्ल। ठीक है, तो ये महाजनपद यूपी बिहार दोनों में था, इसीलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन नहीं किया है। पूर्ण रूप से केवल 3 महाजनपद बिहार में थे और वो तीनों नाम मैंने आपको बता दिया, मगध, अंग और वज्जी महाजनपद। ठीक है, और मल्ल महाजनपद यूपी बिहार दोनों में था, लेकिन उसका अधिकांश क्षेत्र यूपी में पड़ता है, देवरिया गोरखपुर के क्षेत्र में। बाकी सिवान और सारण के क्षेत्र में भी उसका विस्तार था। लेकिन ये मल्ल महाजनपद को अगर हटा दिया जाए तो 3 महाजनपद पूर्ण रूप से बिहार में स्थित थे 16 महाजनपदों में से। और सबसे ज्यादा कहाँ थे? तो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, पटना और गया का जिला बिहार के किस महाजनपद में सम्मिलित थे? तो पटना और गया जिला बिहार के किस महाजनपद में सम्मिलित थे? मगध में सम्मिलित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो मगध महाजनपद पटना और गया पूरे जिलों में फैला हुआ था। ठीक है, और गंगा सोन नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ये वर्तमान स्थिति आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में ही अंग महाजनपद स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वज्जी महाजनपद वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मल्ल महाजनपद वर्तमान किस राज्य में स्थित है? तो मल्ल महाजनपद यूपी में भी है और बिहार में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा, मल्ल महाजनपद में ही गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की डेथ हुई थी और वज्जी महाजनपद में दोनों का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद में ही गौतम बुद्ध और महावीर की डेथ हुई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी महाजनपद एक संघ था, उसमें कितने राज्य शामिल थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 8 महाजनपद, 8 संघ थे इस महाजनपद में। ठीक है, और ये लोग निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लेते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ज्ञात्रिक उग्र भोग किस महाजनपद के राज्य थे? ठीक है, ये सब किस महाजनपद के राज्य थे? छोटे छोटे राज्य थे, तो ये वज्जी महाजनपद के राज्य थे। ये भी क्वेश्चन आपसे बीपीएससी स्पेशल में इतना डीपली जाके पूछ सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा डीपली और विस्तार उसका हुआ है, तो हमें भी डीपली जाकर के उसका अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवियों की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? जैसे आजकल संसद में गणपूर्ति होती है 1/10, वैसे वहाँ पे वज्जी महाजनपद में जब कोई बैठक होती थी, वो कोई निर्णय लेते थे लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसकी गणपूर्तियों की संख्या कितनी होती थी? 20। न्यूनतम 20 सदस्य होते थे, तभी वो कोई निर्णय लेते थे। तो हर चीज़ वो निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लेते थे, इसीलिए वज्जी महाजनपद काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर
लिया जाता था। मैंने भी ऊपर आपसे चर्चा किया। तो मतदान के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। तो लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय वज्जी महाजनपद में लिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो उसमें चेंदी सम्मिलित नहीं था, क्योंकि चेंदी कहाँ था? तो चेंदी जो है बुंदेलखंड के स्थित क्षेत्र में स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है चेंदी। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो एक तरफ मगध है, एक तरफ अंग है, तो उसको कौन सी नदी पृथक करती थी? तो वो थी चंपा नदी। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये बिहार का अगर ये मैप बनाया जाए और बिहार के मैप से इसको समझा जाए, ये गंगा नदी है, तो ये अंग महाजनपद था और ये मगध महाजनपद था। तो मगध और अंग के बीच में चंपा नदी थी, जो दोनों की सीमा का निर्धारण करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी। नेक्स्ट है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो वज्जियों की लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का जो राजा था वो था आपका अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने ही लिच्छवियों को पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था? राजगृह जो बसाया गया था उसका वास्तुकार कौन था? ये क्वेश्चन आया हुआ पूछा गया है। महागोविंद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो ये हर्यक वंश से है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र है उदयन। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजा बना था और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही राजा बना था। तो हर्यक वंश पहला राजवंश है भारत में जो मगध पर शासन किया था और यहीं से राजनीतिक व्यवस्था की भारत में शुरुआत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। लोगों को लगेगा कि अजातशत्रु के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और अजातशत्रु समय ही गौतम बुद्ध की डेथ भी हुई थी, लेकिन अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु को उपनाम इसका क्या था? तो इसका उपनाम था कुणिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद एक स्तूप बनवाया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अजातशत्रु ने। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु भी अजातशत्रु के समय में ही हुई थी और उनके महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष के बाद उसने स्तूप का निर्माण कराया था राजगृह में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक द्वारा कलिंग में नहर निर्माण करवाने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है और कलिंग उड़ीसा को कहते हैं। तो कलिंग में उड़ीसा में एक नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका है महापद्म नंद ने करवाया था। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा। इस अभिलेख में भारत का नाम जानते क्या मिलता है? भारतवर्ष। आपसे भी पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आप बताओगे हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और ये किसका है? खारवेल का है। तो उसी से पता चलता है कि महापद्म नंद जो नंद वंश का संस्थापक था, उसी ने जो है कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? तो ये गंगा और सोन नदी पर। अगर ये गंगा है तो ये सोन नदी है, तो इसी पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया गया था। उदयन ने बसाया था जो अजातशत्रु का पुत्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी?
तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कालाशोक शिशुनाग वंश का था और शिशुनाग इसके पिता थे। तो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई थी, लेकिन कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो उस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद था, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने चयन किया इसका? तो उदयन ने किया था, क्योंकि उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखी थी? तो अस्थायी सेना रखने वाला भारत का पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसी ने जो है पहली बार एक अस्थायी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी? तो वैशाली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था, अभी मैंने आपको बताया था, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? तो पितृहंता का मतलब होता है जो पिता की हत्या करके शासन चलाते रहे हैं, तो वो है हर्यक वंश। ठीक है, जैसे बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो मगध पर जो शासन किया था उसका सही अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले है, इसका आंसर हो जाएगा सी, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कर्ण वंश। तो इस तरह के राजवंश के क्रम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें क्रम भी सब राजवंश का याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस शासक ने युद्धस्त्रों में शिलाकंटक और रथ मूसल नामक जैसे नवीन शस्त्रों का यूज किया था? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए पहली बार इन दो हथियारों का यूज किया था। जो कंटक है ये पत्थरों को फेंकता था और रथ मूसल जो है ये जो है उसमें तलवार लगी रहती थी जिससे लोग कटते चले जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किस शासन ने सर्वप्रथम किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग को पहली बार किसने मिलाया था? तो इसका हो जाएगा महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और यहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया था। मैंने ऊपर वाली कुछ क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि हाथी गुम्फा अभिलेख में जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने यहीं पर जो है किसका निर्माण कराया था? नहरों का। तो पहली बार मगध में जीत करके कलिंग को किसने मिलाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा जो है महापद्मनंद। और महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक भी था और यह भारत का पहला शूद्र सम्राट था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है? तो पाटलिपुत्र एक बार किसने राजधानी बनाया, दोबारा फिर पाटलिपुत्र राजधानी कभी चेंज नहीं हुई है। तो याद रखिएगा कालाशोक। तो कालाशोक के बाद राजधानी हमेशा जो है कौन सी रही है? तो पाटलिपुत्र ही रही है, तो कभी चेंज नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो रामायण और महाभारत अगर हम चलें, पुराणों के अनुसार चलते हैं तो उसके अनुसार बृहद्रथ वंश जो है मगध का पहला शासन वहां चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कल्की का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्राशक और एक छत्र और एक राठ कहा जाता है? तो ये महापद्मनंद ने। महापद्मनंद जी ने कई जो है क्षत्रियों का नाश किया था, तो इसीलिए उसे जो है परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, कल्की का अंशज, ये सब अंश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मगध के शासक अजातशत्रु
ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित और किलों को सुसज्जित किया और आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये जो है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वैशाली के लिच्छवियों। तो वैशाली के लिच्छवियों सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन थे अजातशत्रु के? तो ये वैशाली के लिच्छवी थे और इन्हीं की सुरक्षा के लिए इन्होंने जो है अच्छा और बहुत मजबूत किले का निर्माण कराया था अजातशत्रु ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं मिलती थी। ये वर्णन किसने किया है? फाहियान ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ही भारत आया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किसकी हत्या कर मगध का शासक बना था? तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके वो मगध का शासक बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो शिशुनाग ने जो विजय प्राप्त किया था वो किस राजवंश पे किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली, अवंती और वत्स, तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वस्यकार किसके दरबार में मंत्री के पद पर सुशोभित था? तो वो अजातशत्रु के। और अजातशत्रु ने वत्सराज को भेजा था वैशालियों में फूट डालने के लिए, तभी वो वैशालियों को हरा पाया, वैशाली के लिच्छवी को हरा पाया है। ठीक है, तो ये किसका मंत्री था? अजातशत्रु का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो खारवेल जो कलिंग के राजा थे उन्होंने कीमती उपहार कहाँ से प्राप्त किया था? अंग और मगध से प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तो मगध राज्य के उत्कर्ष का जो प्रारंभ हुआ था वो बिंबिसार के अधीन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक बनाया था? तो वो अंग का बनाया था। अजातशत्रु को अंग का राजा उसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किन राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कौशल के साथ भी और लिच्छवियों के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। इसके आगे भी लगातार आपको चैप्टर वाइज डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।